हेलो साथियों, नमस्कार। तो दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे आपके आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम यूपी टेट 26 के लिए यही घटना चक्र की प्रैक्टिस टेस्ट। साथियों, ये जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने घटना चक्र की स्टार्ट किया है, इसका हम लोगों ने दो से टेस्ट सीरीज कर लिए हैं। यानी पहला टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में। यही दूसरा टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे थे। दूसरे टेस्ट सीरीज का पार्ट ए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, लगभग आधा प्रश्न सॉल्व हो गया था, आधा बचा था। तो मैं बोला था इसे आपको पार्ट बी में करवाएंगे। तो इसी घटना चक्र की दूसरी टेस्ट सीरीज का पार्ट बी हम लोग करने जा रहे हैं, जो हिंदी ईवीएस से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको एक से बढ़कर एक प्रश्न मिलेंगे। ऐसे प्रश्न जो कई कई बार रिपीटेड है, कई कई बार आए हैं, और उसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनकी आने की संभावना अधिक से अधिक है। तो मेरे भाई, घटना चक्र के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही विश्वसनीय संस्था। ऐसी कंटेंट दोस्तों आपको जरूर से जरूर सॉल्व करके जाना चाहिए, नहीं तो आप किस बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट आप सीखेंगे, जो आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी तैयारी में धार लगेगी। आपने कितना पढ़ा है, आप एक बेहतरीन संस्था का कंटेंट लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, घटना चक्र जो आपके सामने है, तो आप उससे मिलाइए कि आखिर इस एग्जाम में हम कहां खड़े हैं, अपने आप को कहां पाते हैं, अंदाजिए कि हम कितने पानी में हैं, अभी हमारी तैयारी कितनी, हम क्या पढ़े हैं। तो यहां से आपका रिवीजन भी होगा, तैयारी भी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ में आई होगी। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं अपने पार्ट बी दूसरे टेस्ट सीरीज का। तो ये हिंदी वाला पोर्शन यहां आपको पहले ही गद्यांश आधारित प्रश्न दे दिया है 1 से 5 तक। एग्जाम में आपको ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। तो ऐसे प्रश्न बड़े ही आसान होते हैं दोस्तों। बस इसमें क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, जो पैसेज वाले प्रश्न होते हैं, बस आपको एक पेशेंस यानी धैर्य पूर्वक आपको उस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ लेंगे और एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, मान लीजिए हमने इसको पढ़ लिया। अब यहां पर आपको प्रश्न जो पूछे तो अपने मन से उत्तर नहीं देना है, जो आपके पैसेज में दिया है उसी के अनुसार आपको देना होता है। तो साथियों, हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। बहुत अच्छा, आपको देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है पैसेज के माध्यम से। पैसेज पर आधारित प्रश्न ये बना है, कर्म भीरु पराश्रय पर जीवन निर्वाह क्यों करना चाहता है। पराश्रय पर जीवन निर्वाह यानी दूसरों पर आश्रय वाला जीवन निर्वाह क्यों करना चाहता है। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न को समझना पड़ेगा। कर्म भीरु का मतलब होता है, कर्म मतलब काम, भीरु का मतलब चोर या डरपोक, यानी काम से डरने वाला आदमी। तो यानी काम से डरने वाला व्यक्ति पराश्रय यानी दूसरों पर जीवन निर्वाह क्यों करता है। तो यहां पर दोस्तों ये क्या है, ये अपने मन से उत्तर नहीं देना है। इसका आप जब पैसेज पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि उसमें आह्वान की शक्ति नहीं होती है। तो आपको एक सेकंड हम दिखा देते हैं, तो आपको इस बात से क्लियर हो जाए कि उसमें आह्वान की शक्ति नहीं होती है। इस टाइप का कुछ है यहां पर। यहां पर देखिए है ना कि न तो उसमें आवाहन की शक्ति होती है, न ही आदर की। तो यहां आपको मिल गया। तो ऐसे ही आपको पैसेज के अनुसार उत्तर देना है, अपने मन से आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहां देखिए साथियों, यहां पर आपका यानी पहला प्रश्न जो आपका ये था, इसका उत्तर ए हो जाएगा। आवाहन की शक्ति नहीं होती है उसमें, इसलिए वह काम करने से डरता है, दूसरों पर जीवन निर्वाह करता है। यहां देखें अगर हम लोग इस दूसरे वाले प्रश्न में, तो यहां तो आप समझ जाएंगे, उसी पैसेज से एक शब्द उठाया गया है, कर्मण्य। कर्मंड का यहाँ विलोम क्या है दोस्तों, यहां पर आपको जानना पड़ेगा। कर्मंड का विलोम दोस्तों शब्द अकर्मण्य होगा, आप लोग जानते हैं। तो यहां पर यही हो जाएगा अकर्मण्य। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहां पर तीसरे वाले में देखें, तो यहां आपको दिया है किस विकल्प में सारे शब्द तत्सम है। तो तद्भव तत्सम क्या होते हैं आपको पता होगा मेरे भाई, कई बार आपने पढ़ा होगा। जो शब्द सीधे संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए, जैसे संस्कृत में प्रयोग हो रहे थे वैसे हिंदी में, तो वो तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम। और जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते समय रास्ते में मॉडिफाइड हो गए, उसके बाद हिंदी में आए, यानी संस्कृत थे फिर बीच में मॉडिफाइड हो गए, थोड़ा सा उनमें परिवर्तन हो गया, फिर हिंदी में आए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्भव कहते हैं। यहां तत्भव लिख देते हैं हम, तो आपको याद रहेगा। तो यहां आप समझ जाइएगा। तो यही है आपको विकल्प में किस में सारे शब्द तत्सम है, यानी तत्सम का मतलब मोटा मोटा ही समझ लिए, सारे संस्कृत वर्जन वाले हैं। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा साथियों, यहां पर कौन सा हो जाएगा, परान्न पराश्रय आलस्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जितने भी शब्द हैं सब के सब साथियों यहां पर आपको तत्सम मिलेंगे। यहां पर आपको देखा होगा कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है। यहां परान्न का अर्थ क्या होता है, दूसरे का दिया हुआ, दूसरे का दिया हुआ अन्न।
परा मतलब दूसरा, अन्न यानी दूसरे का दिया हुआ अन्न। पराश्रय का मतलब यहाँ पर आप लोग जानते हैं, यहाँ पर इसमें सारे शब्दों का मतलब यहाँ आप समझ रहे हैं। आगे चले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको दिया है चौथे वाले में कर्म भीरु कौन है, फिर वही काम से डरने वाला। काम से डरने वाला कौन है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही जो कम करने से डरता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, जो काम करने से डरता है, कर्म भीरु कामचोर, ऐसे हो जाएगा यहाँ। सीधा आप एक बार अगर अच्छे से पैसेज को पढ़ लोगे तो आपको बड़े आसानी से आपका एक एक उत्तर आपके सामने पड़ा है, वो आप कैच कर लेंगे उतना जल्दी। अगर आप नहीं पढ़े तो आपको वहीं फिर क्योंकि एग्जाम हॉल में होता है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो फिर बढ़ता ही जाता है। अनुच्छेद में किसे मानव जीवा मानव क्या कह रहे हैं, उपर्युक्त अनुच्छेद में किसे मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु किसे माना गया है, ऊपर दिए हुए पैसेज के अनुसार ये आपको बताना है। तो आप ऊपर पैसेज पढ़ोगे ना, तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा मानव का दुश्मन आलस्य को बताया गया है। मैं आपको सिर्फ दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप कैसे ढूंढोगे। देखो, जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा ढूंढ ढूंढ कर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आप चीजों को समझ पाएं कि आखिर हमें करना कैसे है। तो आलस हो जाएगा इसका। आगे यहां पर देखिए दोस्तों, 5 तक हो गया, अब हमें पैसे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, स्वतंत्र रूप से प्रश्न आने लगे हैं। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कौन है। तो दोस्तों, एक चीज हम लोगों ने हिंदी में वर्णों के बारे में खूब पढ़ा होगा, आपके ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक आपको स्पर्श व्यंजन पढ़े होंगे। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। क वर्ग वाला जिसे हम लोग कंठ कहते हैं, फिर च वर्ग वाला तालव्य कहते हैं, ट वर्ग वाला मूर्धा कहते हैं, प वर्ग वाले फिर उसे ओष्ठ कहते हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर कंठ और तालव्य यानी मिक्सर, यानी कंठ और तालुब से आवाज निकलनी चाहिए जो होती है, तो वो कौन सा होता है, ए और ए होता है। आपसे पूछा जा रहा है, आपको एक शब्द दिया है यानी संज्ञा दिया है दुनिया। इस दुनिया शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। तो दुनिया शब्द का विशेषण रूप दोस्तों दुनियावी होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ये सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप समझ रहे होंगे इसको अच्छे से। संख्या 8वें वाले को अगर हम लोग देखें, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। आपको दिया गया है एक शब्द है, उस शब्द का नाम है किंचित। किंचित दोस्तों एक तत्सम शब्द है, इन्होंने खुद बताया है किंचित तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा बताना है। तो साथियों, मैंने आपको बता दिया है, कई बार बताया है, तत्सम शब्द जब भी आए तो आप अपने दिमाग में रखा करिए, हमें इसे संस्कृत वर्जन में पकड़ना है, और तद्भव का मतलब आए तो आप इसे हिंदी वर्जन में ढूंढेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है समझने का। तो किंचित एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कुछ, यानी कुछ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम किंचित हो जाता है। तो उसका उत्तर तो यही होगा। अब आप थोड़ा जान लीजिए, जो आपको और दिया है, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए और सारा यहां पर दिया गया है, ये क्या होता है, इसके बारे में अगर आप जानेंगे मेरे साथियों, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा जो शब्द है ये भी तो तद्भव शब्द है। अगर आप इसका तत्सम निकालेंगे तो स्तोक होगा। एग्जाम में कई बार पूछा है, इसलिए मैं आपको बता दिया, ये स्तोक होगा। तो स्तोक एक आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव थोड़ा है। तो समझ गए आप, और बाकी यहां पर बताने की कुछ जरूरत नहीं है। किंचित यानी तत्सम सा, तो इसका तद्भव कुछ हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखें दोस्तों 9 वाले को, तो यहां आपको दिया है तो साथियों इला। इला किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इला का मतलब होता है पृथ्वी का। अगर आप लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे तो उसमें आपको इला देखने को मिलता है। तो इला धरती यानी पृथ्वी का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए। जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो कोई पूछता है, भैया जो इलाहाबाद हम लोग आने लगते हैं यहाँ, अभी हम इलाहाबाद में ही रहते हैं, आपको इलाहाबाद से ही पढ़ा रहे हैं, तो कोई पूछता है ना कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो हम बोलते हैं जा रहे हैं अपने इलाहाबाद की धरती पे। तो ऐसा इलाहाबाद की धरती पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो आप ऐसे दिमाग में रख लेंगे तो आपको याद रहता है ये सब चीजें। यहाँ देखिए 10वें वाले में बड़ा अच्छा सा प्रश्न दिया है, उन्मूलन। उन्मूलन एक शब्द है, तो इसका आपको विलोम यानी उल्टा बताना है। तो साथियों गांधी जी ने छुआछूत का उन्मूलन किया, ऑप्शन नंबर आपका। तो उन्मूलन मतलब खत्म होना है, किसी चीज को उखाड़ कर फेंक देना होता है, और इसका उल्टा रोपड़ हो जाता है। रोपड़ मतलब किसी चीज का जड़े स्थापित कर देना। जैसे हम लोग क्या होता है ना कि धान का बिया जो होता है बेहन, उसे उखाड़ते हैं, फिर उसे हम लोग जमीन में गाड़ते हैं, यानी उसकी जड़ों को लगाते हैं, उसको जमाते हैं, तो उसे रोपड़ कहा जाता है। तो ये किसी चीज की जड़ें लगाना रोपड़, किसी चीज की जड़ें उखाड़ कर फेंक देना उन्मूलन। आगे देखें हम लोग यहाँ
11 वाले में क्या हो जाएगा यहाँ साथियों? 11 वाले में आपसे पूछा जा रहा है जिसका उपचार न हो सके तो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द वाला प्रश्न है। जिसका उपचार या हल न हो सके तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। तो साथियों हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है, प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी न करें किसी को ऐसा बीमारी हो, तो किसी को बहुत खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर हो जाता है या फिर और कोई खतरनाक बीमारी हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि बहुत असाध्य बीमारी से है, बहुत ज्यादा, तो हम लोग कहते हैं असाध्य बीमारी से ग्रसित है, यानी जिसका उपचार नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। तो समझ गए आप, असहाय जिसको सहा न जा सके, यही होता है इसका मतलब। आगे यहां पर देखें 12 वाले में हम लोग तो दिया पूछा जा रहा है पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पराधीन नाम का आपको एक शब्द दो दिया है, पराधीन। तो पराधीन आपसे पूछा रहा है कि इसमें उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग आप लोग जानते हैं, उपसर्ग का मतलब ऐसे वाक्यांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो उपसर्ग मतलब ये पहले जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में जुड़ता है, तो यही है। तो उपसर्ग यानी पराधीन में उपसर्ग क्या है, तो पर है जो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोग पूछेंगे परा है, तो परा नहीं है, ये पर है। तो यहां पर आप देख लेना, पर और प्लस अधीन मिलाकर पराधीन हो जाता है। आगे देखें हम लोग दोस्तों, यही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहां आगे यहां पर सावधानी दिया है, एक शब्द दिया है सावधानी, इसमें कौन सा प्रत्यय, अभी देखो प्रत्यय आ गया। प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदलते हैं, तो उसे शब्दांश कहते हैं, मतलब प्रत्यय कहते हैं। सावधानी तो हम लोग जानते हैं, सावधान एक शब्द होता है, उसमें ई जुड़ गया है तो सावधानी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लास्ट में ई जुड़ गया सावधानी में। आगे देखें हम लोग यहां 14 वाले में आपसे पूछा जा रहा है खग जाने खग की भाषा। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, एक दूसरे के लोग जो कल्चर के लोग होते हैं उसी के भाषा को समझते हैं। अभी हम जैसे जनजाति लोगों में चला जाएं तो वो लोग आपस में जो करेंगे वो समझ जाते हैं, भाई हम लोग नहीं समझ पाएंगे। यही है कि सब लोग अपने संपर्क लोगों का हाल समझते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा, सब अपने संपर्क लोगों की हाल समझते हैं कि ये क्या कर सकता है क्या जाने, तो उसी की बात पर है ये, खग जाने खग की भाषा। यहां देखिए 15 वाले में जो दिया है तथैव का संधि विच्छेद आपको बताना है। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तथैव का संधि विच्छेद अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जरा सा भी पढ़ा होगा दोस्तों, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, तथा प्लस एव। तथा प्लस एव कहां है, यहां पर तथा प्लस एव यहां है, ऑप्शन नंबर ए में ही बैठा है, तथा प्लस एव। तथा प्लस एव यहां आप देख रहे हैं, यहां पर क्या हो जा रहा है, आ रहा है ध्वनि में और ए आ रहा है। तो जहां पर आ और ए आ जाता है दोस्तों, तो वहां पर क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है। जब ऐ बन गया तो इसका मतलब इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि दोस्तों, ये वृद्धि संधि हो जाती है, तो इसको भी आप याद रखे रहेंगे, आपको काम देगा। आगे चले हम देखें, यहाँ 16 वाले में पूछा जा रहा है रसोई घर में कौन सा समास है। तो रसोई घर, तो यहाँ पर मुख्य शब्द कहां पर है, जो विशेषता बता रहा है इस शब्द की, तो वो घर है। तो रसोई अगर कहे तो अपना विशेषता नहीं है, अरे रसोई घर, यानी इस शब्द में जो घर वाला यानी दूसरा दो पदों को मेल होता है यही, तो रसोई प्लस घर, तो लास्ट वाला जो घर है यही आपका मुख्य शब्द है, यही मतलब विशेषता बता रहा है एक तरह का। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ये बी हो जाएगा, रसोई घर में कौन सा समास हुआ, ये आपका बी हो जाएगा, तत्पुरुष। या बाकी और जो यहां पर शब्द दिए गए हैं उनको भी अगर समझने आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, तो यहां पर अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसका पहला पद प्रधान होता है और दूसरा प्रधान नहीं होता है। तो पहला पद जैसे उत्तर हो गया प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजीवन, तो ऐसे हो गया। और दिगु में जानते हैं इसमें नंबर आता है, संख्या पहले आ जाती है, तो आप समझ जाते हैं यहाँ पर पंचमेल और ऐसे जो संख्या करके जिसमें आता है, तो ये त्रिदेव ऐसे करके। और द्वंद्व में क्या आ जाता है दोस्तों, जैसे माता पिता भाई बहन ऐसे जो होते हैं ये द्वंद्व में आ जाते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखें 17 वाले में, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाय मुझे क्या हो गया। तो ये आपको एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य का प्रकार लिखिए, हाय मुझे क्या हो गया। तो इस वाक्य में आपको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ऐसा क्या है, तो इसमें एक आश्चर्य वाली बात आ रही है, स्वाभाविक सी बात है, हाय मुझे क्या हो गया यानी आश्चर्य आ रहा है। तो दुख, घृणा, सुख इत्यादि का भाव ऐसे प्रकट करते हैं आश्चर्य वाले जो शब्द होते हैं, तो उन्हें हम लोग विस्मय बोधक कहते हैं। विस्मय बोधक का चिन्ह ये होता है, ऐसे एक बड़ी खड़ी पाही नीचे
एक छोटा सा बिंदी टाइप का होता है। तो ऐसे हम लोगों ने पढ़ा होता है, विस्मय बोधक बहुत खुशी होती है, दुख होता है, घृणा होती है, सुख होता है, तो यही भाव प्रकट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, विस्मय बोधक हो गया। समझ गए हम लोग। आगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें 18 वाले में, तो सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। ऐसे शब्द चुनना है जो सही है, जिनकी वर्तनी सही है, गलत नहीं है। तो वनस्पति ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही होगा वनस्पति। आगे देख ले, आजकल उत्तर प्रदेश में वनस्पति बहुत ज्यादा चर्चा में रह रही है, जहां देखो वहां वनस्पति पकड़ी जा रही है। तो वनस्पति आप समझ रहे होंगे, वो भी वनस्पति में ही आता है जिसे आप समझ रहे हैं। आगे देखें यहां पर हम लोग 19 वाले में क्या है, सही विराम चिन्ह वाला विकल्प कौन सा है। तो विराम चिन्हों पर आधारित ये है, थोड़ा ध्यान से हमें देखना होगा। हम केवल तुम्हारी बात तो नहीं सुनेंगे न। तो मेरे भाई इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ गया, जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां ये चिन्ह आएगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। क्या आप एक रोटी और लीजिएगा, तो यहां एक तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था, है नहीं, इसलिए यह नहीं होगा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं, तो यहां प्रश्नवाचक कहां से आ गया मेरे भाई। तो इसका मतलब जब ये तीनों गड़बड़ हो गए, ये तीनों गड़बड़ हो गए, तो इसका मतलब यही होगा, एलिमिनेशन से भी आप लगा सकते हो। तो यहां पर कैसे, छी, कितनी गंदी आदत है। मैंने पहले बताया ना, जहां घृणा, सुख, दुख, ऐसी चीजों को जहां पर आता है, तो उसे हम लोग विस्मय बोधक कहते हैं। तो विस्मय बोधक का यहाँ चिन्ह भी लगा है, तो आप समझ गए, छी यानी घृणा हो रही है यहाँ पर किसी बात को लेकर। आगे देखें 20 वाले में, यहाँ कह रहे हैं हास्य रस का अस्थाई भाव है। तो मेरे भाई बचपन से ही कक्षा 9 में ही आप पढ़े होंगे, हास होता है, हंसने से रिलेटेड होता है, हंसी मजाक। आगे देखें यहाँ पर हम लोग, आगे देखें यहाँ चौपाई छंद के, यहाँ पर दिया है शब्द एक चौपाई। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो आप लोगों ने याद किया होगा, बचपन में ही आपको रटाया होगा, चौपाई में 16 कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। तो आपने कैसे याद रखा है, चौपाई, चौपाई यानी हम 4 का स्क्वायर कर दें तो मिल जाएगा 16। तो चौपाई यानी 16। तो 4 पाई 4 पाई 4 पाई, 4 4 को 4 बार कर दो तो हो जाएगा। तो यहाँ सर आप 4 16 कनेक्शन बना लेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा। आगे हम लोग देखें यहाँ पर 22 वाले में अगर, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पर प्रश्न को। तेरी बरछी ने, यहाँ पर एक आपको दिया है, किसी पंक्ति है वो कोई, तेरी बरछी ने वर छीने हैं लखन के। तो यहाँ पर एक जो शब्द है तेरी वर्षी ने वर छीने है लखन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको अलंकार को पहचानना है। तो मेरे भाई इस पंक्ति में एक यमक अलंकार है। कैसे आप पता लगाए यमक अलंकार है, क्योंकि पहली बर्छी का अर्थ, क्योंकि यमक में क्या होता है ना कि एक ही मतलब किसी पंक्ति में दो शब्द आते हैं, एक ही शब्द दो जगह आ गया और दोनों का अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ है, तो वहां पर ये यमक हो जाता है। तो तेरी वर्षी ने वर छीने हैं, तो यहां देखिए वर वर 2 बार आ गया और दोनों का अर्थ यहां पर अलग अलग हो गया, इसलिए यहां पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। यमक में क्या होता है कि एक ही किसी पंक्ति में जब एक ही शब्द 2 बार आ जाए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वही आपका यमक अलंकार होता है। तो यहां आप अगर देखेंगे पहली बार यहां पर जो बर्छी आया है, यहां पर पहली बार बर्छी आया तो इसका मतलब शस्त्र या हथियार होता है, और दूसरी बार जो बर्छी आया है यहां वर, आप लोग जानते हैं वर का मतलब ये पति होता है, तो आप लोग समझ गए यहां। इसीलिए आप यमक अलंकार को याद रखना, बड़ा सरल होता है इसको याद रखने में। 22 हो गया हमारा। 23 हम लोग देखते हैं यहाँ। 23 में आपसे जो पूछा जा रहा है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन है। तो मेरे भाई आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, नंददास तो याद तो नहीं होंगे आपको, सूरदास को तो अच्छे से जानते हो ना भाई, ये मथुरा में रह रहे थे, और मथुरा वाला क्षेत्र दोस्तों कौन सा है, ब्रज वाला क्षेत्र है, तो ब्रज भाषा में लिखे थे। तो आपको इतना दिमाग में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। 2 नाम दिया है तो एक नहीं तो एक तो पक्का है ना भाई, सूरदास को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, बचपन से ही आप पढ़े होगे, आपको पढ़ाया गया होगा। तो इनकी रचनाओं में कौन सी भाषा थी, तो ब्रज भाषा थी, क्योंकि ब्रज वाले क्षेत्र में रहते ही थे मथुरा की तरफ। तो यहाँ भाषा संबंधित भूल को कहते हैं, जब भाषा संबंधित कोई भूल हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे दोस्तों क्या पाप कहते हैं, नहीं, अपराध कहते हैं, नहीं, द्रोह कहते हैं, नहीं, आपको त्रुटि कहा जाता है। आप सिंपल सा कभी नहीं पढ़े होंगे तो आपके सामने आएगा, आप प्रश्न अगर पढ़ोगे तो आप कर ले जाओगे। हाँ, कोई भी प्रश्न आपके सामने आए पहले उसे पढ़ा करिए, ऐसा नहीं कि अब थोड़ा सा पढ़े करिए यार ये क्या दे दिया भाग जाओ, थोड़ा सा प्रश्न से लड़ोगे तभी प्रश्न को फोड़ पाओगे। आगे देखें हम लोग 25 में आपसे जो पूछा जा रहा है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका संपादक किसने किया है। तो हिंदी प्रदीप
नाम की ये जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया है? तो प से प्रदीप और यहाँ पर आपको बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसको हमने कैसे याद किया? हमारा एक दोस्त था, उसका नाम प्रदीप भट्ट था, तो उसी से हमें ये याद हो गया है प्रदीप भट्ट। तो यहाँ हमारे दिमाग में कनेक्शन बन गया है, तो आप भी ऐसे बना लीजिएगा। तो यहाँ पर 25 का आपका यही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने कब लिखा था? 1877 में। 1877 में इसकी रचना प्रदीप भट्ट ने किया था। एक मासिक पत्रिका थी। यहां देखें 26 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो आपको ये बहुत बार पूछा गया होगा मेरे भाई कि आखिर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरे भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो हिंदी, संस्कृत, तमिल और बाकी संविधान में जो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं दी गई हैं, कितनी भाषाएं दी गई हमारे संविधान के 8वीं सूची में? मूल संविधान जब बना था तो 14 थी, लेकिन बाद में 3 बार करके जोड़ा गया, सिंधी ऐसे करके 3 बार जोड़ा गया, और तो इस समय 22 भाषाएं कुल हो गई हैं। तो आप लोगों को पता होगा ये सब चीजें, तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो संविधान में जो 8वीं सूची में सभी भाषाएं यानी 22 भाषाएं दी गई हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार उतने भाषाओं से संबंधित है। तो समझ गए आप? आगे जरा हम लोग देखें, यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे? से। तो से एक आपको कह सकते हैं, ये आपको वर्ड दिया है तो या शब्द दिया है, तो कह रहे हैं से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो आपने वो पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये चीजें आपने रटी होगी। तो यहाँ करण से आ गया, तो से किससे आ गया? ये करण से आ गया। तो ये कौन सा कारक है? किस कारक का परसर्ग है? तो करण का है। आगे देखें यहाँ 28 में, तो कौन सा समुच्चय बोधक का अव्यय नहीं है? तो समुच्चय बोधक अव्यय की बात की जा रही है, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई? चलो ढूंढते हैं हम लोग यहाँ कौन सा समुच्चय अव्यय नहीं है। अर्थात, अर्थात नाम का ये जो शब्द है ये तो नहीं, ये तो है यहाँ पर, ये तो नहीं होगा। तो अर्थात, अतएव और जो अथवा, अर्थात, अतएव और अथवा, ये सब तो उसके समुच्चय बोधक हैं, लेकिन आजन्म जो होता है ये समुच्चय बोधक नहीं है मेरे भाई। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य पद से जोड़ता है, तो उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं, लेकिन ये आजन्म ये नहीं है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। आगे चले हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर 29 वाले में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण की कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो दोस्तों ये चीजें हम लोगों ने अच्छे से देखा है। हमारे एक गुरु थे जहां मैं पढ़ता था, कुछ लोग जानते होंगे जो जौनपुर के हैं, तिलक टीडी कॉलेज, इंटर कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तो इंटर में एक सर थे, उनका नाम था दिनेश सिंह। वो जब आते थे शुद्ध भोजपुरी भाषा में हिंदी को कहानी से इतना तगड़ा पढ़ाते थे। तो 3 सेक्शन चलते थे, सारे सेक्शन के बच्चे आकर एक ही में बैठ जाते थे, बैठने की जगह नहीं होती थी, क्योंकि वो हिंदी को ऐसी ऐसी बात बढ़ाते थे ना कि शुद्ध भोजपुरी में पढ़ाते थे वो। तो बहुत अच्छा लगता था हिंदी को रोचक एवं व्यवहारिक बनाए रखना। तो शायद उनको पता था कि हिंदी को कैसे पढ़ाना है। तो 29 का आपका उत्तर यही हो जाएगा। आगे यहाँ हम लोग अगर देखें 30 वाले में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा का विकास नहीं है? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो भाषा का विकास नहीं करता है? तो साथियों यहाँ पर आपको परिपक्वता का सिद्धांत भाषा के विकास से है मेरे भाई। आप परिपक्व होंगे तो आपकी भाषा शैली ये सब विकास होगा ना। अनुबंध का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, यहाँ पर आपको अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत यस ये नहीं होगा। अनुकरण का सिद्धांत तो है, आप किसी के फॉलो करेंगे तो उससे भी विकास होगा। यहाँ पर अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये भाषा का विकास नहीं करता है। आप अतिरिक्त, जैसे इसका उदाहरण आपको महाराष्ट्र में है, जैसे महाराष्ट्र में इस समय कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए यूपी बिहार के लोगों को मार रहे हैं कि भाई मराठी नहीं बोलोगे, तो क्या ऐसे उनका भाषा का विकास होगा? अरे भाई प्रोत्साहन देते, जो भाषा का विकास करेगा तो उसको ये मतलब कुछ उसे अवार्ड मिलेगा, कुछ छूट मिलेगा, उसे कुछ वरीयता दी जाएगी, तो ऐसी भाषा का विकास होगा। किसी को मार पीट के सख्ती से आप करवा लेंगे, तो यही है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये भाषा का विकास से जुड़ा नहीं है।
तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं पर्यावरण अध्ययन वाले टॉपिक पर। यहां से हम लोग आपके पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड जो भी प्रश्न है जितने हैं सबको बड़ा बेहतरीन तरीके से देखते हैं। आपकी तैयारी हो जाएगी, बड़ा स्कोर करता है जितना, क्योंकि यह एक तरह से जीएस का पोर्शन है। आप इसमें जितनी मेहनत करोगे उतना ही नंबर बढ़ता है। जबकि मैथ में क्या होता है कि आप बेसिक चीज जानते रहेंगे तो आप और जो बहुत ज्यादा पढ़ा है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, लोगों का लगभग उतना ही नंबर आ जाता है। तो इसलिए मैथ पे बहुत ज्यादा आप उसको लेकर न रहिए, सिर्फ कोशिश करिए कि बेसिक चीज आप सीख लें तो कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो साथियों देखिए पहला प्रश्न कितना लाजवाब प्रश्न आपको दिया है। आपको नीचे कुछ महाद्वीप दिए गए हैं, करें नीचे निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो साथियों आप लोगों को पता होगा सबसे अधिक देश इसी अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए हो जाएगा, अफ्रीका में सबसे ज्यादा महाद्वीप कहां है, अफ्रीका में है। तो दोस्तों यहां पर आपको पता होना चाहिए अफ्रीका में आखिर कितने कुल देश हैं। तो कुल लगभग 54 देश अफ्रीका में है। तो यहां पर ये आपको पता हो जाना चाहिए। अफ्रीका के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है एशिया। ये एशिया यहां पर दूसरे नंबर में आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो साथियों दोस्तों सबसे पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए जाके आखिर हमारे विश्व में कितने कुल महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप हैं। उन सारे महाद्वीपों का नाम आपको तो जुबान पे होना ही चाहिए दोस्तों। कौन कौन है? एशिया है जिसमें हम लोग आते हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तो एयू लिख दे रहे हैं, यूरोप तो ईयू लिख दे रहे हैं, फिर अंटार्कटिका जो बर्फ वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर 7 महाद्वीप हो गए। तो एशिया में अब आपको एशिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, एशिया भी पूछा जा सकता है। तो एशिया में कुल 48 देश आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यूरोप में आते हैं दोस्तों लगभग 49 आते हैं, 49 यूरोप में आ जाते हैं। और उत्तर अमेरिका में यहाँ पर 23 देश, तो उत्तर अमेरिका में 23 आते हैं। और नॉर्थ अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पर ये तो दक्षिण अमेरिका है ना, सॉरी सॉरी, ये दक्षिण अमेरिका दिया है। उत्तर अमेरिका में 23 आते हैं। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसमें 23 आते हैं, और जो साउथ अमेरिका है इसमें 12 या 14 आते हैं, इसमें 12 लगभग आते हैं। तो सारी चीजों को हमने सीख लिया। अब यहां से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दूसरे वाले में, सवाना, प्रेरी, स्टेपी आदि ये सब क्या हैं। तो सवाना, प्रेरी, स्टेपी ये सब घास के मैदान हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। सवाना, प्रेरी, स्टेपी आप जानते हैं ये यूरोप में है, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर एक वेल्ड आता है दक्षिण अमेरिका में है। तो ये सब चीजों को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ये जीएस में भी कई बार, ये तो जो वनडे एग्जाम है उसमें भी कई बार ये पूछा गया है। लोसांग, लोसांग एक उत्सव है जो फसल कटाई से रिलेटेड दोस्तों एक त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष दिसंबर वगैरह में मनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव जो एक उत्सव है जो मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। तो देखते हैं चौथा प्रश्न, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। ये सवाल आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मिल सकता है। क्यों? अभी ये पता चल जाएगा। देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है, फलीदार पौधों में से कौन सा पिट्रोपादप भी है। तो फलीदार पौधों में कौन सा पिट्रोपादप है? तो सबसे पहले जान लीजिए ये पिट्रोपादप क्या होता है, यानी पेट्रो प्लांट क्या होते हैं। ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जिनमें बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब ये कह समझ लो तेल, बड़ी मात्रा में तेल उपस्थित होता है, जिनको दोस्तों मतलब एक तरीके से प्यूरिफाइड करके, परिष्कृत करके उनमें पेट्रोल, डीजल, अन्य ईंधन प्राप्त किया जाता है। तो वही पेट्रोपादप हो जाते हैं। तो कौन सा है दोस्तों? अरहर तो है नहीं, इसमें कौन सा तेल पाया जाता है? मटर, चना, इसमें कौन सा? ये करंज हो जाता है। करंज एक पौधा होता है दोस्तों जो पेट्रोपादप है, बड़ी मात्रा में इसमें हाइड्रोकार्बन यानी तेल पाए जाते हैं। आगे देखें हम लोग यहाँ पांचवें वाले में, यहाँ यूपी स्पेशल से सवाल आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह अगर देखोगे मेरे भाई तो बहुत जगह आपको दिख जाएगी, मोबाइल में कहीं भी आप देख लोगे तो वहां पर मिल जाएंगी। अभी हमारे सामने एक बैग रखा हुआ है जिससे मैं लैपटॉप पाया था, सपा की सरकार में एक लैपटॉप है। तो उस पर आप देखेंगे ऐसे एक गोला रहता है, मछली रहती है, तीर धनुष रहते हैं, तो वही वहां पर छपी रहती है। तो यहाँ पर मछली, तीर धनुष, मोर नहीं है, यहाँ पर राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। तो वहां पर आप देखोगे आसानी से आपको दिख जाएगा। आपका उत्तर ये डी हो जाएगा। तो यहाँ 5 हो गया हमारा।
यहाँ आपको दिया है हमें छठे वाले में, श्वसन ऊर्जा में उत्पादित होती है। तो श्वसन ऊर्जा में जो एनर्जी उत्पादित होती है तो वो किस रूप में होती है, तो वो यहाँ एडीपी दे दिया है, एक एटीपी दे दिया। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, तो कंफ्यूज नहीं होगा। एटीपी में जो है वो उत्पादित होती है एनर्जी, पढ़े होंगे आप लोग अच्छे से। यहाँ देखिए आप लोगों को दिया गया है समताप मंडल में ओजोन स्तर को प्राकृतिक रूप में रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों आप लोग को पिछले टेस्ट सीरीज में मैं आपको बताया था कि समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है जो यूवी यानी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती है, जो हमें कैंसर से, स्किन कैंसर से बचाती है। तो यही है यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्राकृतिक रूप से विनिमय। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, समताप मंडल में जो ओजोन का स्तर पाया जाता है, ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से रेगुलेट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइडों के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो जैविक यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नीलहरित शैवाल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा। नीलहरित शैवाल जलीय पौधों का एक ऐसा समूह होता है, आप लोग जानते हैं, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। एक कोश की होता है, बैक्टीरिया से रिलेटेड, यही है। आगे देखें अगर हम लोग यहाँ पर, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 वाले में आपसे पूछा जा रहा है माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है किसके साथ। तो दोस्तों माइकोराइजा शैवाल और जो उस उच्च स्तर के पौधे होते हैं उनकी जड़ों के मध्य पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। उच्च के हम लोग यहाँ पर देखें 10वें वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है भारत के निम्न स्थानों में से, भारत के नीचे आपको कुछ स्थान दिया है, तो वही कह रहे हैं भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। तो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। आगे देखें यहाँ पर शहतूत का फल है। तो शहतूत का फल क्या होता है दोस्तों, ये क्या है शहतूत का फल दोस्तों, ये नट तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये समाक तो नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो शहतूत का फल दोस्तों सोरोसिस से संबंधित है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल होता है, जो अनानास तथा कटहल फल भी सोरोसिस कहलाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ कहाँ है सोरोसिस, यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखें हम लोग यहाँ, ये आपसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु यानी बैक्टीरिया किस पौधों की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, खूब आपके गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे, दम लगाकर पढ़ाए होंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी की जड़ों में डालना, यही है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यानी ऐसे कौन से पौधे हैं जो आपके मिट्टी में नाइट्रोजन को स्टोर करने काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन होता है, जो दालें होती है जैसे चना, मटर, ये सब दोस्तों आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में काम ज्यादा करते हैं। तो चावल, गन्ना, गेहूं नहीं, दालें होती हैं जो, वो हो जाएगी। जैसे उदड़ हो गया, ढैंचा हो गया, ये सब। तो यहाँ देखें हम लोग, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो मेरे भाई यकृत आपके लिवर होगा, और कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका पित्त का निर्माण यही यकृत में होता है। कुछ लोग पित्ताशय लगा देंगे, मेरे भाई पित्ताशय की थैली में स्टोर होता है। तो वही बात, जिसको पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो उसको निकलवाना पड़ता है, बड़ा दिक्कत हो जाती है फिर बाद में। आगे देखें हम लोग 14 वाले में, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग जानते हैं यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलान जिले में है। किस जिले में दोस्तों, यह सोलन जिले में। तो ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी बोला है तो कौन से है, तो केटू, जिसे हम लोग गार्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। लेकिन ये अभी जो पाकिस्तान ने हमारा हिस्सा कब्जा किया हुआ है पीओके, ये वहां पर है। अगर आपसे पूछे कि एक जो अपनी भारत के नियंत्रण भूमि वाली में सबसे उच्च चोटी कौन है, तो आप कौन सा बता दोगे, तो आप कंचन बता दोगे। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑल ओवर अगर पूछे भारत, क्योंकि भारत हमारा, उसको भी हम लोग भारत ही बोलते हैं, पीओके हमारा हिस्सा है भाई, तो हम लोग बोलेंगे तो उसे K2 गार्डविन ऑस्टिन बोला जाता है।
तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, ये चीज आप दिमाग में रखे होंगे, आपके दिमाग में होगा। कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, तो कहां कहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, तो ये आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए। अगर आप भूल गए होंगे तो 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। कहां कहां? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और उत्तराखंड के हरिद्वार में, महाराष्ट्र के नासिक में, तो ये नासिक, यहाँ मैं एन लिख दे रहा हूँ, नासिक, और एक उज्जैन में लगता है। तो यहाँ यही 4 जगह पे लगता है साथियों। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? पटना में थोड़ी ना, ऋषिकेश में भी नहीं, जबलपुर में नहीं, नासिक दिया है तो नासिक में लगता है। तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, याद रखेंगे आप। आगे देखें, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक की आत्मकथा है? तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद नहीं, मिसाइल मैन वाले नहीं, उसी तरह से इनका भी नाम है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो ये है अबुल कलाम आजाद, इनका नाम है। तो इंडिया विंस फ्रीडम किस पुस्तक की आत्मकथा है? तो यहाँ आपको मिल जाएंगे अभी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहाँ पर आप देख लेंगे। यहाँ पर आगे देखें हम लोग 18 वाले में, उत्तर प्रदेश जिसे पहले पूर्व संयुक्त प्रांत कहा जाता था, इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो मेरे भाई वही प्रथम राज्यपाल और प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल। जब भी पूछे तो आप इन्हीं सरोजनी नायडू को बताएंगे। आगे देखें हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो हिंदी वाला, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है, तो इसके अनुसार हमारा पहला महीना कौन होता है? तो पहला महीना मेरे भाई आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर तो यहाँ से कौन हो जाएगा? पौष तो होगा नहीं, ये तो पहले ही हो जाती है ठंडी में। तो आपको थोड़ा सा ये दिमाग में रखना पड़ेगा, हिंदी वाले जो महीने होते हैं उससे जोड़कर आपको रखना पड़ेगा। तो प्रथम महीना तो चैत्र का होता है, वही चैत्र का नवरात्र आता है ना, तो वही याद दिमाग में रखे रहेंगे यही। तो यहाँ पर आप दिमाग में रखे रहेंगे, लगभग ये कब पड़ता है? अप्रैल के आसपास पड़ता है ये। तो आप हिंदी वाले से जोड़े रहेंगे क्योंकि हिंदी वाला हम लोगों को याद रहता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था? तो मेरे भाई 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वे पहले भारतीय थे, यानी नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, आर्यन टैगोर। आगे देखें, यहाँ सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऐसे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनको सर्वसम्मति से निर्वाचित कर लिया गया? इलेक्शन के माध्यम से नहीं हुआ था भाई, 4 लोग लड़ रहे हैं तो लो इलेक्शन हो, तो इन्हों को सभी लोग मान लिए, संजीव रेड्डी को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा, 21 का आपका ये सी हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों? ये जब जनता पार्टी की सरकार आई थी 1977 के आसपास, उस समय की बात है ये। आगे जरा हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्था क्या होती है दोस्तों? ऐसी संस्था जो संवैधानिक नहीं है। तो संवैधानिक संस्था क्या होती है? ऐसी संस्थाएं जिसकी चर्चा संविधान में किया गया है। और संविधानेतर संस्था का मतलब ऐसी संस्था जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। तो संघ लोक सेवा आयोग आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 315 पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर वो आपको मिल जाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग का संविधान में चर्चा है, वित्त आयोग का चर्चा है तो अनुच्छेद 280 में, निर्वाचन आयोग का चर्चा है लेकिन नीति आयोग का नहीं है, ये इसे थिंक टैंक के रूप में इसे विकसित किया गया है, तो योजना आयोग के स्थान पर। आगे देखें हम लोग, यहाँ 23 वाले में क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। तो मेरे भाई कौन सा अनुच्छेद होगा? क्या 21 होगा? नहीं। 48 होगा? नहीं। यहाँ पर 56 होगा? तो नहीं। तो कैसे आप पता करोगे? थोड़ा सा देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण एवं सुधार करने की बात है तो ये कर्तव्य आला आ गया। यहाँ बात आ गया है ना कि कौन सा कर्तव्य होगा। तो आप कर्तव्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे संविधान के भाग चौथा ए के संविधान 51 ए में हमारे कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य इसमें 48-21 तो हो ही नहीं सकता, ये पहले हटा दो, इन्हीं दोनों में है, लेकिन आप यहाँ पर कर लो, आपका कम बन जाएगा। 23 का आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? 23 का आपका यही हो जाएगा। तो ठीक है, आपका काम बन गया। आगे चलते हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है?
तो कौन सी नदी एक ऐसी है नीचे दिया गया जो उत्तर प्रदेश से नहीं होकर जाती है? तो यहाँ नहीं पर आप जरूर फोकस करेंगे, नहीं गलती कर देंगे तो मेरे भाई यमुना प्रयागराज जानते हैं उत्तर प्रदेश में ही है, तो ये तो नहीं होगा। अब गंगा नदी भी यूपी से बहती है, ये भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि आपको नहीं में बताना है। रामगंगा मेरे भाई कन्नौज के आसपास आपको मिलती हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी जिसको हमने काटा वो सब उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। तो ये झेलम आप देखोगे इसका संबंध यूपी से नहीं है, इसका संबंध वो पंजाब की जो 5 नदियां हैं वहां से ये इसका कनेक्शन है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो मेरे भाई बहुत बढ़िया, आपसे ये घुमा फिरा कर कई तरह से पूछ सकता है। गंगा नदी पहले तो आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में बहती हुई आती है, फिर उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो इनका मतलब कह रहा है उत्तर प्रदेश के सबसे पहले किस जिले में घुसती है गंगा नदी? तो बिजनौर में घुसती है। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिजनौर। आप लोग जानते हैं बिजनौर में गंगा नदी सबसे पहले इंटर करती हैं और निकलती कहां से हैं? बलिया में। तो बी आप यहां पर याद रखे रहेंगे, बिजनौर में इंटर करती हैं और बलिया में निकल जाती हैं। तो यहां से आपका दिमाग में ये बना रहेगा। और यहीं पर आपको अगर उल्टा पूछ ले गंगा नदी कहां से प्रवेश करती हैं, तो सॉरी यमुना नदी, तो यमुना सहारनपुर से इंटर करती हैं यहाँ और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती हैं। आगे देखें यहाँ हम लोग 26 में, निम्नलिखित दर्रों में कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो निम्नलिखित ऐसा कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड में अवस्थित है? तो जेलेप्पा, तो ये तो सिक्किम में है, ये सिक्किम में है, ये आप लोग जानते हैं। नाथुला भी सिक्किम में है, हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। आप सिक्का लेकर जाओगे तो आपको जलेबी मिल जाएगी। तो नाथू सिक्का लेकर जलेबी लेने गया था, ऐसा एक कनेक्शन बना है ना, पढ़े होंगे आप लोग। और शिवकिला ये तो हिमाचल प्रदेश में है और लिपू लेक यही उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी। 27 में, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो यूरेशिया में शीतोष्ण यानी नॉर्थ वाला जो पोर्शन होगा, नॉर्थ वाला महाद्वीप होगा, वहीं पर शीतोष्ण से ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि अगर आप महाद्वीपों के देखोगे तो जो नॉर्थ वाला एरिया है वो वहां पर आप पाओगे बर्फ वगैरह क्षेत्रों में। तो यहाँ पर ये वेल्ड्स जो है ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, प्रेरीज जो है ये तो नॉर्थ अमेरिका, डाउन्स तो ये भी नहीं होगा, स्टेपीज। तो आपका उत्तर यही स्टेपीज 27 का यही आपका यही होना चाहिए, यूरेशिया स्टेपीज में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं स्टेपीज। तो स्टेपीज जो घास का मैदान है जो शीतोष्ण घास का मैदान से संबंधित है यूरेशिया में पाई जाती है। आगे हम लोग अगर 28 वाले को देखें तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है मेरे भाई, यहां आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं जौनपुर, क्योंकि हम जौनपुर से, हमें पता है कि जौनपुर वाराणसी से क्षेत्रफल के मामले में दुगना है लगभग। इलाहाबाद तो भी बड़ा है, गाजीपुर भी बड़ा है, वाराणसी यहाँ पर आपको सबसे छोटा मिलेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं, याद रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, जनसंख्या के हिसाब से वो आपको देखना पड़ेगा। आगे देखें यहाँ पर हम लोग, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 30 वाला हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हर माँ का बेटा परीक्षा देने जाता है, तो बेतवा हो जाएगा, बेतवा परीक्षा देने गया। तो ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी पर अवस्थित है पारीछा बांध। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना आज ये पार्ट बी भी कंप्लीट कर लिया, पार्ट ए किया था, और बाकी संस्कृत इंग्लिश का तो हमने बता ही दिया, और मैथ का तो आप थोड़ा सा एवरेज मेहनत कर लेना, बेसिक चीजें जान लेना, तो आपका उतना ही नंबर आप पाएंगे, आप अगर थोड़े से अगर तर्क से सॉल्व करेंगे। तो बाकी अब हम मिलते हैं आपसे इसी घटना चक्र की तीसरे प्रैक्टिस टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।